दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो उत्तर है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम आया, वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो ये प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? तो प्रश्न का उत्तर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई। यानी जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, तो इसमें क्या हुआ, निदेशक मंडल को कंपनी के जो निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण तो कर सकता था, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करता था और राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करता था, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कंपनी के राजनैतिक मामलों का नियंत्रण करता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर एक प्रकार से द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनैतिक मामलों का निरीक्षण करता था, यानी उसके राजनीतिक मामलों को देखता था। तो यहाँ इस तरह से द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, यानी जो उस समय का जो भारत था, ब्रिटिश भारत था, उसके सभी सिविल, सैन्य सरकार, सेना संबंधी व राजस्व, यानी जो भी राजस्व गतिविधियाँ थी, उनका अधीक्षण, यानी उसको देखे, उसका सुपरविजन करे और उस पर नियंत्रण स्थापित करे। 1784 के एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट की ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा क्या किया? इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी का अधीन जो क्षेत्र था उसको अपना क्षेत्र कह दिया। यानी अब पूरी तरह से शिकंजा ब्रिटिश शासन जो यहाँ पर जमा चुका है, उसने क्या किया? कंपनी के अधीन जो क्षेत्र कहा जाता था, उस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी कि अब कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। अब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार आ चुकी थी और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी अब कंपनी एक तरह से पंगु बन गई थी। पूरा नियंत्रण ब्रिटिश शासन के ऊपर था, ब्रिटिश शासन करता था पूरा नियंत्रण। एक इसी कड़ी में एक अगला आता है चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, चार्टर उस अधिनियम को कहा जाता था जिसके जरिए कुछ अधिकार दिए जाते थे, कुछ स्वत्व प्रदान किया जाता था किसी चीज़ का, तो उसको चार्टर अधिनियम कहा जाता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चार्टर और जो साधारण जो अधिनियम है वो एक ही चीज़ें हैं।
तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत ही बड़ा कदम था। यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरुआत की गई थी, जो यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन अब ये 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पूरी तरह से केंद्रीकरण, यानी पूरा शिकंजा ब्रिटिश शासन ने इस समय कसा हुआ है 1833 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को सभी सिविल यानी नागरिक सैन्य शक्तियां इसमें निहित कर दी गई। इस प्रकार 1833 के अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण था। यानी उसने जो ब्रिटिश भारत था पूरा उसने अपने कंट्रोल में लिया। अब प्रश्न आता है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी 1833 चार्टर के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो पहला व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर ने एक और काम किया। 1833 के चार्टर ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब देखिए उनको और पंगु बना रहे हैं मद्रास और बंबई गवर्नरों को। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को अब कोई भी नियम उपनियम विधि उपविधि बनाने से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी उसको राजनीतिक, आर्थिक और विधायी सारे अधिकार भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी जो पहले बनाए गए थे भारत का गवर्नर जनरल पद बनने से पहले उनको नियामक कानून कह दिया गया। अब जब भारत का गवर्नर जनरल जो कानून बनवा रहा है उसको क्या कह दिया गया? उसको कहा गया एक्ट या अधिनियम, यानी अधिनियम उनको कहा गया। इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी जो भी बचा खुचा उसके पास व्यापार करने के जो अधिकार थे कंपनी के पास, वो सारी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। सारी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न आता है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बचे खुचे व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की बची खुची शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। अब ये व्यापारिक निकाय न रहकर, यानी 1833 के चार्टर द्वारा कंपनी अब व्यापारिक निकाय न रहकर विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। यानी अब केवल प्रशासन का काम देती है। अब ये एक तरीके से ब्रिटिश सरकार की एक एजेंट की तरीके से काम करने लगी। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। यानी अब केवल ब्रिटिश राजशाही के अधीन ही वो उसके जो शक्तियां और जो अधिकार क्षेत्र थे उसके ब्रिटिश राजशाही के विश्वास में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ये प्रश्न है कि किस एक्ट द्वारा
भारत में सिविल सेवा चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? तो प्रश्न का उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। हालांकि 1833 के चार्टर द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास तो जरूर किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पर अपना पेंच लगा दिया, यानी उसमें अड़ंगा डाल दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध कर दिया, इसलिए इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला जो चार्टर अधिनियम आता है बहुत महत्वपूर्ण, वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य एक थे 1853 से पहले, लेकिन अब 1853 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी कानून वो अलग तरीके से, कानून बनाने का उनका अलग था और प्रशासनिक कार्य अलग थे, दोनों को अलग अलग तरीके से करता था। इसके तहत जो परिषद थी, तो परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़ दिए गए। उसको सहायता देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, चूंकि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। अब प्रश्न आएगा कि 1853 किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, यानी एक नई विधान परिषद ही गठित हो गई, जिसे भारत की केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यानी कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारत की केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे गवर्नर जनरल की परिषद में, वो एक नई केंद्रीय विधान परिषद। यानी किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ? तो प्रश्न का उत्तर है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसने एक छोटी सी संसद की तरह कार्य किया और यह वही प्रक्रियाएं अपनाता था जो ब्रिटिश संसद कानून बनाने के लिए अपनाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। 1853 के चार्टर द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। यानी इससे पहले उसने कोशिश तो की गई, यहाँ पर सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, मतलब उसके लिए कोशिश की गई थी, लेकिन वास्तविक शुभारंभ 1853 के चार्टर द्वारा किया गया। तो 1853 के चार्टर द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। प्रश्न आएगा कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1853 के चार्टर द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में एक मैकाले कमेटी बनाई गई। 1853 के चार्टर द्वारा कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया है। अब वो पूरी तरह से ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। यानी कोई निश्चित समय नहीं था कि कब तक ये ब्रिटिश राजशाही के अधीन रहेगा। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था, यानी कि जब भी ब्रिटिश शासन चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। 1853 के चार्टर द्वारा प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। यानी जो 1853 का जो केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई थी 1853 के चार्टर द्वारा, उसमें 1853 के चार्टर द्वारा प्रथम बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया। तो प्रश्न आएगा कि प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? तो
भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में प्रथम बार स्थानीय प्रतिनिधित्व 1853 के चार्टर द्वारा प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी गवर्नर जनरल की परिषद थी। प्रश्न आएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जो चुने जाने थे वो कहाँ से चुने जाने थे? तो प्रश्न का उत्तर है बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा। कहाँ कहाँ? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पहला भाग आपको पसंद आया होगा। इसी श्रृंखला का अगला भाग लेकर मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।